बड़े बड़े धन्ना सेठों के 4-5 कारखाने वहाँ चल रहे उस ज़मीन पर। ये 15-16 गरीब झोपड़े इनको आगे करके हमको ये बताया जा रहा है कि हम गरीब के खिलाफ है, हम गरीब झोपड़े वालों के खिलाफ है। हमने बोला था कि झोपड़े वालों को हाथ मत लगाओ, कारखाने उखाड़ दो, हमारा काम हो जाएगा। मगर कारपोरेशन के नालायक ऑफिसरों ने कारखाने वालों को पहले जो 2022 में जो नोटिस दी गई, आज से 1 साल पहले, उसमें कारखानेदारों को भी नोटिस थी। अभी जो नोटिस बैठी उसमें कारखानेदारों को नोटिस नहीं दी गई। क्यों नहीं दी गई हम पूछेंगे। आप बोलेंगे मैं आज ये लड़ाई बंद कर दूंगा, लेकिन कब कोई ना कोई को तो लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए। और आज तो ऐसा माहौल हो गया है कि बोगस ज़मीनें बताए ना, बैनर लगा करके ज़मीनें बेच लेते लोग, अनजानपन में खरीद लेते, उनसे पैसा मिलता, जा करके हज करके आ जाते। हाजी साहब हो गए, हज करके आ गए, ऐसा गुनाहों से पाक हो गए जैसे माँ के पेट से पैदा हुए। फिर नई ज़मीन ढूंढेंगे, फिर नई बेचेंगे, फिर हज करके आ जाएंगे। ये धंधा कब तक इस शहर में चलेगा? सुन्नी ताजिया कमेटी जमीन माफियाओं के खिलाफ कोई एक्शन ले रही है? नहीं, अभी हमारी लड़ाई, हमारे हक की ज़मीन अभी हमारी उसकी लड़ाई है और बना रहे हैं। और नहीं तो हमारे लिए कोर्ट का मामला है। मैं बोला कि ये जो स्टे की बात है, कोर्ट में गए, हम कल कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट में हम खड़े होंगे। हम जो झोपड़े वालों से अभी एक बात बोलना रह गई थी बीच में कि वो झोपड़े वालों से हमको हमदर्दी है, इन्होंने झोपड़े वालों को मुद्दई बनाया है। कल झोपड़े वाले अगर मालकियत साबित नहीं कर सके तो कल 400 भी ज़मीन हड़प करने के लिए बोगस पेपर तैयार करने का इल्ज़ाम इन झोपड़े वालों पर भी आ जाएगा। बेचारों की ज़मीनें भी जाएंगी और उनके ऊपर गुनाह भी दाखिल होगा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि वो अभी भी इन दलालों के चक्कर में ना आए और होशियार हमारे साथ आए, हम उनके लिए सही रास्ता बताएंगे। हमको किसी से कोई लेना देना नहीं है। जो ताज़िया के लिए बरस से हमारे बाप दादा से करबला हम वहाँ छोड़ के जाने वाले नहीं। जो ताज़िया के लिए ज़मीन वहाँ पर मुख्तस की गई है राजा बहादुर के वक्त से, वो सिर्फ ज़मीन हमको उतने से मतलब है। सुन्नी ताजिया कमेटी बस्ती वालों के लिए क्या मदद कर? सुन्नी ताजिया कमेटी के पास अगर वो बस्ती के लोग आएंगे, हम चाहते हैं कि वो आए हमारे पास। वो अभी भी धोखे में है, वो हमारे पास आए, हम कमिश्नर से बात करेंगे, उनका रिजा दिलवाएंगे कि फौरी तौर पर इन लोगों के साथ धोखा हो गया। आज बेचारे ये बेघर हो गए और इनका सारा सरमाया उन चोरों ने लूट लिया है। तो हम उन चोरों के खिलाफ पुलिस स्टेशन में जाके कार्रवाई करेंगे। जब तक कार्रवाई होने तक, उनका पैसा वापस मिलने तक, IHSDP में जो लोग जाने को तैयार नहीं, उनकी खोलियां खाली पड़ी हुई, उन खोलियों में इनको फौरी तौर पर आसरा दिया जाए और हम पुलिस स्टेशन ले आकर के इनको कंप्लेंट करवा के पुलिस के ज़रिए से उनकी हलक में से हाथ डाल के पैसा निकलवाएंगे जिन्होंने इन लोगों को फंसाया है, झोपड़े वालों को। लेकिन अगर शकील सेठ ने स्टाम्प पे कल के बोल दिया कि जावेद ज़मीन वाला झूठ बोल रहा, मैंने बेचा ही नहीं, मेरी दस्तखत बोगस है, मैंने तो दस्तखत किए ही नहीं, मेरी झूठी नकली दस्तखत है, ऐसा अगर उसने बोल दिया तो फिर तो जावेद ज़मीन वाला ही फंसेगा। और अगर जावेद ज़मीन वाले ने ये बोल दिया कि मैं झोपड़े वालों को खरीदी नहीं दिया, ये मेरी दस्तखत बोगस लिए, तो बोगस दस्तावेज तैयार करने के इल्ज़ाम में झोपड़े वालों पर भी 420 का गुनाह होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समझ में कुछ नहीं आता किस तरह शुरुआत करूं। हंसाऊं तो बगावत है, रुलाऊं तो बगावत है। मेरा बरस सियासत में किरदार रहा है, आप लोग जानते हैं। कुछ बाल बच्चों की भी जिम्मेदारियां हैं, उनमें देखते हुए मैं काफ़ी अरसे से सियासत से थोड़ा सा दूर हूँ। मगर ताज़िया हमारी अकीदत की चीज़ है, हम उसको मज़हबी मान करके उससे अकीदत रखते हैं और वर्षे में हमको मिली है। तो ये एक मज़हबी काम है, इसलिए मैं ताज़िया कमेटी के कामकाज से लगा रहा और ताज़िया कमेटी के काम, जो ताज़ियादारों के जो मसाइल हैं उनको किस तरीके से मैं अपने असर रसूख से हल कर सकता हूँ, उसकी मैं कोशिश किया। ताज़िया कमेटी में लीडरी करने नहीं आया। कुछ लोग हैं गांव में, कहीं ठिकाना नहीं लगा तो वो ताज़िया कमेटी के नाम पर लीडरी करने के लिए डिपार्टमेंट में हम भी कुछ है बताने के लिए वो ताज़ियादारों में घुस गए। ताज़ियादार नहीं है ना, उन्होंने कभी ताज़िया बनाया ना उनके घराने में कभी ताज़िया बनी, मगर वो ताज़िया के आज लीडर बने फिर रहे हैं। मुझे लीडरी नहीं करना थी, इसलिए मैं कभी किसी का जवाब नहीं दिया। हमारे खिलाफ़ में जो कमेटी बनी, मैं बोल रहा हूँ कि हमारे खिलाफ़ वो कमेटी बनी, वो लोग बोल रहे हैं कि हम नए हैं। मेरा चैलेंज है, हमारे जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मेरे दादा परदादा से ताज़िया थी। हमारे जो सदर साहब हैं रियाज अतर वाला, इनके दादा परदादा से ताज़िया का परमिशन है। इनके वालिद याकूब ताज़िया वाले हज़रत अमीरुल कादरी साहब के मकान के बाद इनका पीला तार का ताज़िया है जो सोने के जैसा दिखाई देता है। 98 बरस की उम्र में अभी इनके वालिद का इसी साल इंतकाल हुआ, इनके भी 103 बरस की उम्र में।
ये हमारे अकरम भाई गोल्डन नगर के ताजिएदार हैं, हमारे नायब सदर जमाल भैया, इनके भी दादा परदादा से ताजिया है। ऐसे हमारी मुखालिफ कमेटी के लोग बताएं कि उनके यहाँ कब से ताजिया है, कितने ताजिएदार हैं। पहली बात तो उसमें ज़्यादातर ताजिएदार नहीं है, एक आध दो है भी, तो वो अभी अभी के ताजिएदार। हमको लफ्ज़ सुन्नी ये लगाना पड़ा और फिर हमने फ़ौरन उसका रजिस्ट्रेशन करवाया। 242/2018 ये हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर है। उनसे पूछो उनका रजिस्ट्रेशन कब का है, समझ में आएगा नया कौन है और पुराना कौन है। अब वो हमारे कोई मुकाबले की और कोई वो नहीं, हम मुकाबला आराई करना ही नहीं चाहते, हम अपना काम करना चाहते हैं। और वो हमारे मुकाबले के हैं भी नहीं। वो लोग जितना बोलते हैं, हमको ये समझता है कि उनकी कोई हैसियत वसीयत नहीं है। वो असल में एक मोहरे हैं। हमारी जो लड़ाई है ना, वो किसी और से है। पर्दे के पीछे कुछ लोग और बड़े बड़े लोग हैं जिनसे हमारी लड़ाई है, जो हमारे काम में रुकावट डालते हैं, उनसे हमारा सामना है। लेकिन ये लोग मोहरे के तौर पर इनको, वो जो बड़े लोग हैं ना, वो इनको मोहरे के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं और ये बैलगाड़ी के नीचे चल रहे हैं, समझ रहे हैं कि सब हम ही लोग कर रहे हैं। इसलिए ये जो बोलते हैं, मुँह चलाते हैं, नामुजूरी करते हैं, हमने कभी उनका जवाब देने की ज़रूरत नहीं समझी। 2 साल से ये लोगों के सब मुँह चलाने का काम चालू है, मगर हम लोग कुछ बोलते नहीं थे, हम लोग कुछ जवाब नहीं देते थे, क्योंकि जवाब बराबरी के लोगों को दिया था, इनको क्या जवाब दिया जाए। लेकिन ऐसा है कि अगर झूठ को बार बार बोला जाए और बहुत शिद्दत के साथ बोला जाए तो वो सच लगने लगता है। इसलिए गलतफहमी पैदा होती है और उस गलतफहमी को दूर करने के लिए आज सुन्नी ताजिया कमेटी के लोग आप लोगों के सामने हैं और आप लोगों के ज़रिए से हम आवाम के सामने सच्चाई लाना चाहते हैं। 2018 में कारपोरेशन की महासभा में एक विषय आया कि जो नए इलाके कारपोरेशन की हुदूद में शामिल किए गए 2012 में, उन इलाकों में गणेश कुंड 4 जगह पर गणेश कुंड बनाने की बात महासभा में विषय में आई। मेयर की कुर्सी पर शेख रशीद साहब सदर मेयर थे और अपोजिशन लीडर की हैसियत से साथी बुलंद इकबाल वहाँ पर हाउस में मौजूद थे। जैसे ही ये उन्वान पढ़ा गया, साथी बुलंद इकबाल खड़े होकर के बोले कि अगर तुम ताजिया कुंड, गणेश कुंड 4 जगह बनाने की बात कर रहे हो तो ताजिया वालों का मसाइल भी बहुत सारे हैं, उनके मसाइल भी हल करो, ताजिया वालों की जगह का भी इस मीटिंग में तय होना चाहिए। शेख रशीद साहब ने जैसी ताजिए का नाम सुना तो 1994 में जब वो सदर बल्दिया बने थे, उस वक्त दारुल मनपिया सुन्निया में उनका इस्तिकबाल था। उस वक्त उन्होंने वादा किया था कि मैं ताजिए वालों को जो दुश्वारी आती है करबला में, वो दुश्वारी दूर करने के लिए मैं कुछ ना कुछ करूँगा। मगर इत्तेफाक से वो उस वक्त कुछ दिनों के बाद उनकी सदर बल्दिया का ओहदा चला गया, वो कुछ कर नहीं सके। और ये 1994 का उनका वादा और 2018 में इत्तेफाक से वही मेयर की कुर्सी पर थे। तो उन्होंने फ़ौरन बोला कि नहीं, ताजिया वालों का तो होना चाहिए। तो जो डिपार्टमेंट के लोग बोले कि ताजिया वालों का कोई अरीज़ा नहीं है, अरीज़ा नहीं है, तो उन्होंने शेख रशीद साहब ने बोला ठीक है ना, ये जो विषय है इसको अगले महीने मीटिंग तक के लिए तहक़्क़ुब करो, उस 1 महीने के अंदर हम ताजिया वालों का भी अरीज़ा लाएंगे, दोनों फैसला साथ में करेंगे। और उनके मुताबिक फिर हमने भी अरीज़ा दिया और हमारे मुखालिफ लोगों ने भी अरीज़ा दिया। पढ़े लिखे न लिखे पढ़े नहीं है, नाम मोहम्मद फाजिल है, बड़ी बात करते हैं। इन जाहिलों ने लिख कर दे दिया कि हुसैनी सागर बनाना। आज हम पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि बोले 2 नदी पहले से बह रही है, तीसरी नदी की हम बात कर रहे हैं, सागर बनाने की बात हम कर रहे हैं। सागर बनाने की बात हमने नहीं की थी, इनके अरीज़े में है, इन्होंने सागर लिख दिया। जब हमने देखा कि यार इन्होंने सागर लिखा है, तो हमारे ख्याल में उस वक्त आया कि जिसको गिरना नदी बोला जाता है, उसको अगर हुसैनी सागर बोल दिया जाए तो कोई गुनाह है क्या? उस नदी को अगर इमाम हुसैन के नाम से मंसूब कर दिया जाए, जिसको मौसम नदी बोला जाता है, उसको अगर इमाम हुसैन के नाम से मंसूब कर दिया जाए, 2 नदियों का जहाँ संगम है, अगर उस इलाके को हुसैनी सागर बोल दिया जाए तो कोई गुनाह है क्या? तो इनकी बात को निभाने के वास्ते हमने भी जब अरीज़ा दिया तो हमने उसमें ये बोला कि इस पूरे इलाके का नाम हुसैनी सागर रखा जाए। हुसैनी सागर बनाने की मांग हमने नहीं की। हमने क्या मांगा? ताज़िया दफन करने के लिए जगह चाहिए हमको डेवलप करके,
क्योंकि ताज़िया दफन करने के लिए कितनी दुश्वारियां होती है सब ताज़िएदार भी जानते हैं। आप भी अगर करबला जाते होंगे 11 तारीख को तो आप देखते होंगे। अब आज ये बड़ा झूठ बोला जा रहा है, मैं बोला ना कि इतना झूठ ये बोला जा रहा है कि वो हमने जहाँ पार्टी लगाई है ना वहाँ बरसा बरस से ताज़िया दफन होता था और वहीं ताज़िए जहाँ पार्टी लगाए वहीं दफन होंगी। आप जाकर देखो वो पार्टी कहाँ लगाई है, अंडरग्राउंड गटर का जहाँ पर चेंबर है ना वहाँ ये पार्टी लगाई है। ये गटर के पास ताज़िया दफन करने की बात कर रहे हैं और तुम पूरे गांव के ताज़िया। मुझे हैरत उस पर नहीं है जिसने ये बोला कि ताज़िया वहाँ हमने पार्टी लगाई वहाँ दफन होता है और वहीं दफन होगा, जिसने ये बोला उस पर मुझे एतराज़ नहीं है, वो ताज़िएदार है ही नहीं है। अब जो मुसलमान होने का दावा करते उन्होंने एक गैर मुस्लिम को इमामत पे रख लिया, हम लोग क्या करें? और ये बोल रहे हमारी नमाज होने वाली है। अरे भैया पहले इमाम तो सही कर लो, तुम्हारा लीडर ही ऐसा है जिसको कुछ ताज़िए के बारे में मालूम नहीं। मुझे हैरत उस पर है, उन लोगों पर है वो जो ताज़िएदार, कुछ ताज़िएदार उनके आजू बाजू में बैठे, वो उसको बोलते नहीं कि यार झूठ मत बोल। ताज़िया गिरना नदी की रेत में नदी के अंदर दफन होती थी। वहाँ जहाँ गटर का चेंबर बना है गटर के बाजू में ताज़िया दफन नहीं होती थी। मगर अब वहाँ नदी में रेत नहीं रहती तो नदी के उस पार रेत रहती थी, हम लोग नदी के उस पार ताज़िया लेकर के गए। अब उस पार भी रेत नहीं रहती तो हमने मुतालबा किया कि हमको एक ऐसी जगह बना कर दे दी जाए जहाँ हम ताज़िया दफन कर सकें। और वो जगह हम पर इल्ज़ाम भी लगता है कि यार इतनी अकीदत से ताज़िया बनाते और ले जाकर वहाँ को खाड़ी में डाल देते, वहाँ गंदा पानी बहता है वहाँ लेके चले जाते। तो हमने ये मुतालबा किया कि हमको एक ऐसी बड़ी जगह जहाँ शहर भर के ताज़िया दफन हो सके, इतनी बड़ी जगह हमको डेवलप करके 4 दीवारी बना के गेट वोट लगा करके दे दिया जाए ताकि वो साल भर महफूज रहे, कोई गंदगी ना हो और हम अकीदत से जाकर हम वहाँ ताज़िया अपना दफन कर सकें। और दूसरा मुतालबा हमने जो ताज़िया नहीं दफन करना चाहते, अगले साल के लिए महफूज रखना चाहते कि हम अगले साल भी यही ताज़िया रखेंगे, या मेरा बनाया हुआ ताज़िया रियाज भाई मांग लिए, जमाल भैया मांग लिया कि अगले साल मैं रखूँगा फिर उसके बाद दफनाएंगे, या उसके बाद ऐसा चलते रहता है कि भाई 10 साल तक अगर वो महफूज अच्छा हिफाजत से है तो 10 साल तक ताज़िया रखा जाता है वही अलग अलग जगहों पर या उसी जगह पर। मेरे अपने घर पर मैं पैदा नहीं हुआ था तब का ताज़िया, मेरी उम्र 56 साल है, मेरे यहाँ 62 साल हो गए, मेरे दादा ने ताज़िया बनाया था तब का ताज़िया मेरे यहाँ पर। तो ये ताज़िया महफूज रखने के लिए अब लोगों के पास मकानात में जगह नहीं है तो एक शेड होना चाहिए। शिया कब्रस्तान वालों का एहसान है, आज बरसा बरस से लगभग 40-45 बरस से उनके यहाँ ताज़िया रखने के लिए उन्होंने एक हॉल हमको दिया। वो हॉल छोटा पड़ने लगा तो उसके बाजू में जनाजा हॉल है उनका, उन्होंने उस जनाजा हॉल में ताज़िया रख दिया। अब ताज़िया एक बार रखा गया तो साल भर रखा रहता है, उस साल भर में मैयत आई, बेचारों ने बाहर नमाज जनाजा पढ़ ली, दूसरी तरफ नमाज जनाजा पढ़ ली, मगर हमारे ताज़िया की उन्होंने हिफाजत की। अब उनको उस जगह कर कुछ डेवलप भी करना है तो हमको ताज़िया रखने के लिए एक शेड बना करके कारपोरेशन दे देवे। ये हमने मुतालबा किया कि वहाँ पर जहाँ हमारा करबला बाप दादा से है, 100 साल से ज़्यादा अरसे से जहाँ गिरना नदी मौसम नदी के संगम पर करबला है, वहाँ पर हमको एक अच्छी जगह ताज़िया दफन करने के लिए डेवलप करके दी जाए और ताज़िया रखने के लिए वहीं पर शेड बना करके दिया जाए और उस पूरे इलाके का नाम हुसैनी सागर रखा जाए। ये हमारा मुतालबा था जिसको कारपोरेशन ने मंजूरी दी। अभी मैंने जो रजिस्ट्रेशन का बताया आपको, ये हमारा रजिस्ट्रेशन है, ताज़िया उसको मंजूरी दी 25/9/2018 का ये ठहराव है। इसमें लिखा हुआ है कि ताज़िया दफन करने के लिए, ताज़िया विसर्जन के लिए दफन विधीसाठी जागा विकसित करून देणे व ताज़िया सुरक्षित ठेवण्यासाठी शेड बांधून देणे व या जागेला हुसैनी सागर, अल्लाह का करम है कुछ लोग उसमें कुंड बनवाने गए थे। ये बोलते हैं निहाली तलवे चाटते किसी और सियासी लीडर के, इनको इतनी अक्ल नहीं कब क्या जुमले का लफ्ज़ का मतलब क्या होता है। अब ये कुंड उंड की बात ला रहे हैं, बोल रहे कुंड रहता है क्या ताज़िए का? तुम ही गए थे उस वक्त के लीडर को लेके साथ में तुम्हारे, तुम जिसके तलवे चाटते उसको लेके तुम ही गए थे, तुमने ठहराव के अंदर कुंड करवा लिया था। हमने एप्लीकेशन देके उसमें दुरुस्ती करवाया और हमने बोला कुंड नहीं, हमने मांगा है कि हुसैनी सागर, तो लिखने वाले ने लिख दिया सुन्नी ताज़िया कमेटी हुसैनी सागर करबला। ये ठहराव में उस इलाके का नाम मंजूर हो चुका है। अभी हमने वहाँ पे कारपोरेशन कमिश्नर को लिख के दिया है कि ये जो हुसैनी सागर करबला की मंजूरी नाम की हो चुकी है तो वहाँ नाम का बोर्ड लगना चाहिए। इंशाअल्लाह कुछ दिनों में वहाँ सुन्नी ताज़िया कमेटी हुसैनी सागर करबला इस्लाम का वहाँ बोर्ड लग जाएगा। ये पूरा इलाका इस्लाम से पहचाना जाएगा। गिरना नदी मौसम नदी के इलाके का नाम। अब रह गया सवाल कि भाई वो
वहाँ पर जगह, तो ये गांव नक्शा है, आज़ादी से पहले का ये गांव नक्शा है। आप इसमें देख सकते हैं कि नीचे गिरना नदी बह रही है, इस तरफ से उसमें आकर के मौसम नदी शामिल हो रही है। ये भिकन साग का इलाका जो अभी इस सरकारी कला ईदगाह है, ये ज़मीन है सर्वे नंबर 115, ये पूरी ज़मीन। यहाँ बीच में से एक लकीर दिखाई दे रही है, ये है नगांव रास्ता, पुराने रिकॉर्ड में इसको नगांव रास्ता है, जिसको आज के ज़माने में करबला रोड या गिरना रोड बोला जाता है। ये नगांव रास्ता है। नगांव रास्ते के उस तरफ भी 115 का कुछ हिस्सा है जो 3 कोने का नज़र आ रहा है, और बाकी का हिस्सा इधर है। ये गांव नकाशा जब मालेगांव गांव था तब का ये नक्शा है। उसके बाद में इसको डेवलपमेंट प्लान बनाया गया। आज का जो मौजूदा डीपी है, ये डीपी प्लान है। ये डीपी में तुम्हारा ये गिरना रोड, ये तो ये जो गुलाबी हिस्सा नज़र आ रहा है, ये रिजर्वेशन का है। उसमें जो नीचे का गुलाबी हिस्सा है, ये सर्वे नंबर 115(2), इसमें शमशान भूमि लिखा हुआ है। इस नक्शे पर डेवलपमेंट प्लान में इसको शमशान भूमि लिखा हुआ है पूरी ज़मीन को। तब कोई कापड़नीस नाम का डिप्टी कमिश्नर था, उसने ऑब्जेक्शन लिया कि यार शमशान भूमि की जगह तुमको कैसे देंगे। मैंने बोला उतारा लेकर गया, 7 बारह का उतारा। मैं बोला आयशा नगर कब्रस्तान की ज़मीन के 7 बारह के उतारे पर भी शमशान भूमि लिखा हुआ है, तुम कुछ भी कर डालो। करबला की ज़मीन है, ताजिया वालों की ज़मीन है, उस पर तुमने पूरी जो आधी हिस्से शमशान भूमि, आधा हिस्सा कर ताजिएगा, तुमने पूरी ज़मीन पर शमशान भूमि लिख दिया, तुम्हारी गलती है। ये ज़मीन ताजिए की है। ये डेवलपमेंट प्लान का नक्शा है। और ये जो नीचे जो बीच में जो हरा सा नज़र आ रहा है, इसके ये जो 3 कोनी गुलाबी बड़ा है ना, ये मंदिर है। वहाँ पर जो जांजेश्वर का एक बहुत तारीखी मंदिर है, उसके नीचे का ये हिस्सा। अब ये जगह मेले की है, कलेक्ट्री जगह है। ये करबला ताजिए के लिए जो जब दफनाने के लिए जाते हैं, वहाँ जो दुकानें वगैरह लगती है उसके लिए, तो इसको मेले की जगह बोल करके सरकार के रिकॉर्ड में जगह दर्ज है। ये कलेक्टर की मिल्कियत की जगह है। अभी यहाँ पर मदरसे वालों ने मदरसे का अपना जाति बताकर इसको भी मदरसा बना लिया। इधर मंदिर है, इधर शमशान भूमि है। ताजिया वाले जाते हैं सुन्नी लोग, पीछे दरगाह भिकन साग ये सुन्नियों की, सरकारी कला ईदगाह बनी सुन्नियों की, बीचों बीच में ये देवबंदी का मदरसा बना रहे हैं। आगे क्या उससे पैगाम देना चाहते हैं, और वो भी अतिक्रमण की जगह है। जाहिर सी बात है, हमको वहाँ पर मेले के लिए जगह नहीं रहेगी, हम एतराज़ करेंगे तो फिर ये होगा कि यार मसला की तनाज़ा पैदा होगा। तो ये सब बातें हैं। ये इसमें बहुत सारी चीज़ें अगर वजाहत से नहीं दिखी तो हम ये लाए कि इसमें ज़्यादा साफ दिखाई देता है, नदी का हिस्सा और ये सब, इसमें ज़्यादा साफ दिखाई देता है। अब ये जो इस जगह की बात थी जो मैं बताया कि नीचे का हिस्सा, जब हमारे तजवीज़ आई तो उसने कारपोरेशन ने कलेक्टर को लिख करके भेजा कि ये जो गुलाबी हिस्सा मैंने बताया आपको, ये जो गुलाबी के नीचे हरा हिस्सा, ये जगह का कलेक्टर को लेटर दिया कारपोरेशन ने। और कारपोरेशन ने बोला कि ताजिया वालों को ताजिया दफन करने की जगह और ताजिया रखने का शेड बना करके देना, ये कलेक्टर की जगह अगर हमको देवे तो हम खरीद करके वहाँ बना करके देंगे, मेरे पास उसके रिकॉर्ड में लेटर है। तो इस तरीके से वो ज़मीन, लेकिन जब मुझे मालूम पड़ा कि कलेक्टर से तुम लेकर के खरीदो, यानी खरीद करके लोगे तो खरीदने के लिए पैसा चाहिए। हमने 2019-20 के बजट में 40 लाख रुपया इस काम के लिए पहले ही मंजूर करवा लिया। वो उस वक्त की बजट की कापी मेरे पास, मैं इसलिए देर हुआ, बहुत गट्ठे कागजात के। अब 2018 से हम लोग इसमें चल रहे हैं, और मेरे पास दूसरे भी काम काज के कागजात आते हैं, मैं थैली में रखता हूँ, वो इधर उधर हो जाता है। वो भी वक्त पड़ेगा, मैं बताऊँगा। 2018 और नहीं तो आप कॉरपोरेशन से भी ले सकते हैं। 19-20 के बजट में 40 लाख रुपया इस काम के लिए बजट में रखा गया। जगह कलेक्टर की मंजूरी की थी, उसके लिए मंजूरी रुकी रही। 2019 में 20 में हमको ये मालूम पड़ा कि वहाँ पर ज़मीन तो ताजिया की है। उसके बारे में हमने वहाँ पर कागज़ पत्तर पेश किए, उस ज़मीन के कागजात हासिल किए। हमने एक अरीज़ा दिया रिकॉर्ड रूम को, और रिकॉर्ड में हमने उसके कागजात हासिल किए। ये हक्काचे पत्र उसमें हमको मिला। हक्काचे पत्र के साथ में उस वक्त की जो हक्काची नोंदनी है गाँवठान की, ये दी गई। उसके साथ में उस 7/12 का उतारा दिया गया। 7/12 के उतारे के साथ में हमको ये खरीदी दी गई।
ये खरीदी भगवंत राव गोपाल राव राजे बहादुर ने, ब्रो म्यूनसिपलिटी के चीफ ऑफिसर अंसल नाम का चीफ ऑफिसर है, उसको उसने खरीदी दी है। ये खरीदी के पेपर हमारे पास है। म्यूनसिपलिटी की जगह नहीं है, जगह म्यूनसिपलिटी को राजा बहादुर ने दी है, बेची है। और बेची है तो उसके अंदर कुछ कंडीशन है, कुछ शराइत है। जैसे मालेगांव में हायर परचेस की ज़मीन है, म्यूनसिपलिटी की है, म्यूनसिपलिटी जो रहने वालों को बेचती है उसमें एक क्लॉज है कि उनको अगर बेचना है तो पहले कॉरपोरेशन से इजाज़त लेना पड़ेगी। तो इसमें भी 2-3 क्लॉज है कि कॉरपोरेशन की मिल्कियत इन्हें कॉरपोरेशन दे तो रहे म्यूनसिपलिटी को, लेकिन क्यों दे रहे, क्या दे रहे हैं, इसके अंदर सब लिखा हुआ है। और ये जगह राजा बहादुर की रजवाड़ा था, जहाँ तक नज़र जाए उनकी मिल्कियत, ऐसा भी नहीं है। राजा बहादुर ने वो ज़मीन जो है, ये दूसरी खरीदी पेपर है, राजा बहादुर ने वो ज़मीन ली थी हरकचंद कांतिलाल शाह से, ले करके दी है। गांव की उस वक्त ज़रूरत थी, लोग राजा बहादुर के पास गए, राजा बहादुर ने हरकचंद कांतिलाल शाह से वो ज़मीन ले करके कॉरपोरेशन को दी है, खरीदी। ये सारे डॉक्यूमेंट है और इसमें कुछ कंडीशन है, कुछ शराइत है। ये उसका, अब उस वक्त से म्यूनसिपलिटी का नाम था ब्रो म्यूनसिपलिटी थी, फिर म्यूनसिपलिटी हुई, फिर नगर परिषद हुई, नगर पालिका हुई, आज महानगर पालिका है। उस वक्त से मुख्तलिफ ज़राए से ये उतारे पर नाम उसका चलता आ रहा है। कमिश्नर का नाम है उतारे पर। 81 आर जगह लगभग 2.25 एकड़, इसमें से 81 आर जगह है। और ये जगह, ये जो मोजनी शीट है, अब ये 81 आर जगह तो मतलब उसमें दी गई। मैं आपको बताया कि सर्वे नंबर 115 इतना बड़ा इलाका था। उस सर्वे नंबर 115 में जो जगह हरकचंद कांतिलाल शाह ने राजा बहादुर को दी, राजा बहादुर ने म्यूनसिपलिटी को दे दी। कुछ जगह पर मंदिर बना हुआ है। अब जो जगह बची है उसके लिए शेखर जगन्नाथ सोनोने नाम के आदमी ने 1996 में सरकारी मोजनी ऑफिसर को अर्जी दे करके उसने मोजनी करवाया जगह की। ये 1996 की मोजनी शीट, जिसमें ये जगह दिखाई जा रही है। ये जगह सर्वे नंबर 115-2 है कॉरपोरेशन की। ये जगह पर मंदिर बना हुआ है, इतनी जगह मंदिर की है। जो अरीज़ादार के नाम पर या जो अरीज़ादार जिससे लेना चाहता था उसके नाम पर बची हुई जगह ये इतनी है। ये 1996 की मोजनी शीट में लिखा हुआ है। इसके बाद और भी मोजनी शीट है हमारे पास उसकी, और अभी कॉरपोरेशन ने जो मोजनी करवाया वो भी मोजनी शीट है। इसमें सब मेजरमेंट भी इसमें नहीं लिखा हुआ था, हमने और पैसा भर करके मेजरमेंट भी लिखवाया इसके अंदर कि कितनी लंबाई चौड़ाई की जगह है। इसमें आप देखेंगे कि इस तरफ जो है तो सर्वे नंबर 114 है, इस तरफ नदी है, इस तरफ 115 का बकिया हिस्सा है, इसके इस तरफ 121 है। तो ये जो 114 जहाँ ख़त्म हो रहा है वहाँ से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की ज़मीन शुरू हो रही है। और जो रास्ता में बताया था नागांव रास्ता, जिसको आज गिरना रोड या करबला रोड बुलाया रहा है, यहाँ तक ये पूरी ज़मीन 81 आर बैठती है। अभी इस 81 आर ज़मीन का इस तरीके से उतारा चलता रहा। इसको जो ये जो ज़मीन है, इतनी ज़मीन 8.5 एकड़ ये ज़मीन बैठती है लगभग। ये 8.5 एकड़ ज़मीन किसी ने ख़रीदा और 2012 में उन्होंने उसके 5 हिस्से करवाए। 115-1-1, 115-1-2, 115-1-3, 115-1-4, 115-1-5, ये 5 हिस्से उन्होंने करवाए। और 5 हिस्से करने के बाद 2013 में उन्होंने उसके 9 हिस्से कर डाले और 9 उतारा बन गया। 115-1 से लेके 9 तक ये 9 उतारे 2021 में 9 उतारे थे। मैं वहाँ के रहने वाले लोगों को खबरदार करना चाहता हूँ, जिन्होंने 115 किसी भी हिस्से में अगर उनका मकान है, उनका कारखाना है, उनका जो भी ज़मीन है किसी से खरीदे होंगे, वो लोग होशियार हो जाएं। ये 9 उतारे का आज की तारीख में जब मैं उतारा निकाल रहा हूँ तो 25 उतारे हो गए और नाम में बहुत फेरबदल हो गया है। कल तुम्हारा नाम उतारे पर था, चढ़ भी गया था होगा तो आज कहीं उतर ना गया हो, तुम जा करके उतारे चेक करो। ये जो मामला है ये सिर्फ वो 15-17 झोपड़े का मामला नहीं है, ये उस 8 एकड़ ज़मीन जिन्होंने ख़रीदा बेचा ये उन्हीं लोगों का मामला है। अब इन्होंने क्या किया कि ज़मीन तो खरीद ली 8.5 एकड़, उसको कोई भी सरकारी पूर्तता किए बगैर, लेआउट नहीं, बिनशेती नहीं,
कुछ न किए बगैर उन्होंने उसको टुकड़े गिरा करके बेचना चालू किया। और ये इस तरीके से नक्शा बनाए, पूरे नक्शे पर तुमको कहीं भी ये सर्वे नंबर 115 लिखा हुआ है, मगर 115 का 1 है कि 2 है कि 3 है, ये नहीं लिखा हुआ है। उसके बाद ये भी ऐसे ही है, ये दूसरा नक्शा है, इसमें भी 1B, इसमें 8 लिखा हुआ है, लेकिन ये किस तरफ है इसका कोई जो है ना, इसके साथ में एक साइड में नक्शा होता है, वो सब नहीं है, इसमें भी नहीं है। और बाकी जितने नक्शे थे वो सारे नक्शे काबुल जेरोक्स पे रखे जाते थे। ये सब हाथ के बनाए हुए नक्शे, कोई सरकारी मंजूर शुदा नक्शा नहीं है। अब ये सब नक्शे वहाँ आज काबुल जेरोक्स पर नहीं है, वहाँ से ये सब नक्शे उठा लिए गए। उठा इसलिए गए क्योंकि अब कानूनी कार्रवाई होने का डर है, तो ये सब नक्शे उठा लिए गए। अब इतने आप सवाल करेंगे कि इतने सारे डॉक्यूमेंट होने के बाद अभी तक के मामला 18 से अब बढ़ा क्यों नहीं आगे? तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि वो लोग शुक्र मनाएं प्रांत ऑफिसर नितिन महाजन का। जिस वक्त नितिन महाजन को हमने वहाँ जगह पर बुलाया, सर्वे के लिए आए, उस वक्त नितिन महाजन ने देखा कि ये बोले इतनी सारी बस्तियाँ और ये सब डेवलपमेंट के नक्शे वगैरह थे, बोले ये तो सब डेवलपमेंट में प्लान में तो कुछ और यहाँ बस्ती दिख रही है। तो उनके लोगों ने बताया कि ये सब प्लॉटिंग करके बेच डाले। तो उसने बोला, तलाटी को बुलाया, बोले 1950 से लेकर आज तक सारे उतारे मेरे पास लाओ, और ये प्लॉटिंग करके बेची गई है, इसके सारे नक्शे मेरे पास लाओ, और इसके जो भी खरीदी उरीदी के इनके पास कागजात होंगे वो लाओ। परस्पर इन्होंने खरीदी बिक्री की है, गवर्नमेंट का रेवेन्यू का बहुत बड़ा नुकसान किया है। मैं पूरी ज़मीन जब्त कर लूँगा और सब उतारों पे सरकार का नाम चढ़ा दूँगा। मेरे कान खड़े हो गए। हम लोग ये सब करने के लिए वहाँ नहीं गए, हमको किसी से कोई लेना देना नहीं है। जो ताज़िया के लिए बरस से हमारे बाप दादा से करबला हम वहाँ छोड़ के जाने वाले नहीं। जो ताज़िया के लिए ज़मीन वहाँ पर मुख्तस की गई है राजा बहादुर के वक्त से, वो सिर्फ ज़मीन हमको उतने से मतलब है, बाकी 8.5 एकड़ से हमको कोई मतलब नहीं है। किसी और बाद में स्पोर्ट्स ग्राउंड के लिए भी रिजर्व है। अगर कहीं कोई हाथ डालेगा सरकारी ऑफिसर तो फिर वो एक जगह रख करके छोड़ नहीं देगा। इसलिए हम लोग कोर्ट जाने से अभी तक परहेज़ किए कि अगर हम कोर्ट गए, ऑफिसरान के ऊपर खिंचाई हुई, अभी हम ऑफिसरों को दबाव डाल करके काम करवा रहे कि सिर्फ हमारा काम करो, दूसरी तरफ मत देखो। मगर कोर्ट चले गए तो फिर ऑफिसरों को सारी रिपोर्ट देना पड़ेगी। तो ये 115 की जो 8.5 एकड़ ज़मीन ली गई और उसको आज 11-12 एकड़ बना के बेची गई, ये सारे लोग बेचारे लफड़े में आएंगे, 1200-1300 मकानात लफड़े में आ जाएंगे। इसलिए हम लोग अभी तक कोर्ट नहीं गए। अब वो जो ज़मीन माफिया है जिन्होंने ये हमारी जो ज़मीन है, ये ज़मीन जो नक्शा है, इतनी ज़मीन है, इसमें ये शमशान भूमि बनी हुई है, उसके बाजू की जो ज़मीन है इतनी ज़मीन की बात है। इन्होंने ये ज़मीन भी बेच डाली है। अब ये ज़मीन माफिया के लोग भी ऑफिसरान से टच में हैं, कुछ ना कुछ उनका ताल्लुकात कायम करके वो लोग उनको कार्रवाई से रोक रहे हैं और हम दबाव डाल के कार्रवाई आगे बढ़वा रहे हैं। धीरे धीरे हम भी कछुए की चाल चल रहे हैं, हम खरगोश की तरह उछल कूद नहीं मचाए, हम कछुए की चाल चल रहे हैं। और कोर्ट हम लोग को अगर चलना होगा, एक झटके में हम कोर्ट जाएंगे, साफ सीधा हो जाएगा। मगर हम कोर्ट इसलिए नहीं जा रहे थे कि सारी ज़मीनों के मसाइल वहाँ पैदा हो जाएंगे, और उस इलाके में कितने ज़मीनों के मसाइल है आप सब जानते हैं। उन सब मामलात में हमको पढ़ना नहीं है, हमको सिर्फ अपनी जितनी ज़मीन है उससे मतलब है। कितनी ज़मीन है ताज़िया? ये ताज़िया घर बनाने के लिए नहीं, ये तो ताज़िया के रखने के लिए, तपदाने के लिए। आज जो हमारे लोग बुजुर्ग दूर अंदेश हुआ करते थे, वो नालायक लोग हैं जो बोलते कि वो बाप दादा जाहिल थे इसलिए ताज़िया बनाते थे। हम भी जाहिल है कि हमको नहीं बनाना चाहिए। जो अपने बाप दादा को जाहिल समझता होगा वो समझे। हम हमारे बाप दादाओं को हम अक्लमंद समझते थे। हमारे बाप दादाओं को भी समझता था कि आगे चल के नदी में रेत रहेगी नहीं रहेगी, सूखा पड़ जाएगा, नदी में पानी आएगा नहीं आएगा। तब ये बताया ना कि राजा बहादुर के पास लोग गए कि यार यहाँ पर मुर्दा जलाने के लिए भी इंतज़ाम नहीं है और ताज़िए का भी मसला है। तो ये ज़मीन राजा बहादुर ने अटी शर्ती के साथ दी है। कितनी ज़मीन? आज उसने 81 नहीं, वो 8.5 एकड़ अलग है। ये सिर्फ 81 हर जगह, जो 2.25 एकड़ ज़मीन उसने लेकर के आधे पर ये और आधे पर वो बोला था। आधा आधा इसलिए नहीं हो सका, वहाँ किले की बहुत बड़ी दीवार आ गई है। आप जब वहाँ जा कर के देखेंगे शमशान भूमि की हद में किले की बहुत बड़ी दीवार है। वो दीवार उस ज़माने में तोड़ने का तो तस्वुर ही नहीं था, क्योंकि जेसीबी मशीन नहीं थी।
तो उन्होंने उसी दीवार को हद मान करके इधर दीवार खड़ी करके उतने में शमशान भूमि बन गई। बाकी की ज़मीन जो है वो ताज़िया वालों की थी, मगर ताज़िया वालों ने उस वक्त जो है ऐसे ही कुछ फितने जो आज पैदा हो गए हैं, ताजिएदार है नहीं मगर ताजिएदारों की सरदारी करने आ गए, ऐसे कुछ फितने उस वक्त थे, उस फितनों की वजह से उस ज़मीन को वैसे ही पड़ा रह गया। अब वो ज़मीन पर आज ये बोलते हैं कि वहाँ पर प्रांत ऑफिसर ने हमको बोला कि वहाँ कोई बांधकाम हो नहीं सकता, इसलिए हम उस ज़मीन से दावा छोड़ के हम लोग चले गए, 11,000 कॉलोनी भाग के चले गए। करबला इमाम हुसैन के मानने वाले साथी कोई मुसीबत आई तो करबला छोड़ के भागे नहीं है। हम पर इल्ज़ाम लग रहा है ना कि हुसैनी है, उस इमाम हुसैन ने बसाने का काम किया, उजाड़ने का काम नहीं किया, हम झोपड़े उजाड़ रहे। अरे भैया, तुम्हारे कारखाने और घर के सामने बहुत गरीब ताजिएदार है हमारे साथ, उनके घर में लाकर तुम्हारे कारखाने के पास सामने और तुम्हारे घर के सामने बसाने वाला हूँ। अब फिर मैं पूछूंगा कि तुम बसाने वाले हो कि उजाड़ने वाले हो। हमारी ज़मीन पर लोग बस गए, हमने हमारी ज़मीन खाली करवाने के लिए हम लड़ रहे। हक़ की लड़ाई है ना, और हक़ की लड़ाई में करबला में जो इमाम हुसैन के साथ आए वो करबला छोड़ के भागे थे क्या? तुम करबला छोड़ के भाग गए, हुसैनी बनते हो? अब ये सवाल कर रहे हैं तो बोले नहीं नहीं, करबला वही रहेगा, ताजिया वही दफन होंगी, खाली रखने के वास्ते वहाँ जा रहे, करबला वही रहेगा, हम करबला नहीं हटा रहे। अरे भैया, जब ज़मीन ही नहीं बचेंगी तो करबला कहाँ बचेंगे? आज तुम जहाँ पे वो गटर के चेम्बर के पास पार्टी लगाए हो ना, वो ज़मीन किसकी है? किसी ने तुमको लिख के दिया है क्या? कल वो ज़मीन के लोग भी अगर खड़े हो जाए, कलेक्टर बोलो, पाड़ बंधारे के लोग बोलो, नदी के लोग बोलो, कल वहाँ भी खड़े हो गए, फिर कहाँ जाएंगे? जगह तो कहीं बची नहीं है। तो करबला तो फिर वहाँ से चला ही जाएगा ना। ऐसे नहीं खा रहे, ऐसे खा रहे। तो ये करबला खुद नहीं लेके जा रहे, ये तो मैं बोला ये मोहरे लोग हैं, इनको लगा दिया गया है कि तुम किसी भी तरीके से करबला यहाँ से लेके चले जाओ तो ये हमने जो कुछ काला पीला करके रखा है इस इलाके में वो सब बचा रह जाएगा। अब ये बोलते हैं कि प्राण ने बोला कि वहाँ पे वो नदी किनारे की जगह कुछ बन नहीं सकता, इसलिए हम लोग दूसरी तरफ मुतालबा कर दिए। मैं उनको बोलना चाहता हूँ, प्रांत ने जब बोला तो उसके पहले तुमने मुतालबा किया। तुम्हारे कौन से आका ने तुमको बोला था वो हमको मालूम है। तुम्हारे आका ने, सियासी आका ने तुमको बुला के बोला कि तुम दूसरी जगह मांग लो, तुमने मांग लिए। और जब भांगड़ उठी कि तुमने दूसरी क्यों मांगे, करबला क्यों छोड़ के भाग रहे, तो बोले नहीं नहीं करबला नहीं। और फिर प्रांत ऑफिसर ने हमको वहाँ पर जब वो जगह की हमने लड़ाई कायम रखी, जब हमने जगह की लड़ाई कायम रखी तो प्रांत ऑफिसर ने हमको लेटर दिया कि 4/8 को मैं वो जगह का मुआयना करने आने वाला हूँ। ऐसा कोई लेटर उनके पास है क्या? प्रांत ये बोलते हैं प्रांत ऑफिसर को हम अर्जी दे दी तो प्रांत ऑफिसर आया, ये बिन बुलाए मेहमान वहाँ घुस गए थे आकर के। ये लेटर है, ऐसा कोई लेटर है क्या उनके पास? अच्छा, जब ये प्रांत ऑफिसर आया, देखा क्या कार्रवाई हुई क्या नहीं हुई, हमारा ताल्लुक था इसलिए हमको लेटर दिया गया। उनके पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं, उनको क्या मालूम क्या है। मैं बता रहा हूँ ना कि उन्होंने ये लेटर दिया है हमको, ये दिया कारपोरेशन को, पूरी तफसील लिखी है। और इस तफसील के साथ उन्होंने यहाँ लिखा है कि ये जगह पर सर्वे नंबर 115(2) पर, देखो इसको करीब से, इसमें लिखा हुआ है प्रांत ऑफिसर के लेटर में कि सर्वे नंबर 115(2) की ज़मीन पर जो शमशान भूमि के अलावा बची हुई ज़मीन है, जैसा कि कलेक्टर साहब ने तुमको निर्देश दिया है, हिदायत दी है, उसके मुताबिक तुम ये ज़मीन पर ताज़िए वालों को ताज़िए की दफन भूमि बना करके और ताज़िए रखने का शेड बना करके दो। ऐसा प्रांत ऑफिसर ने लिख के दिया है। अगर इनको बोला कि वहाँ बन नहीं सकता और राइटिंग में कारपोरेशन को दे रहा है कि बना के दो, यह है राइटिंग है ना, उसकी दस्तखत है ना प्रांत ऑफिसर की, और उसने अब वहाँ पर बना करके दो। कमिश्नर साहब के पास लेटर आया, आज मौजूदा कमिश्नर गोसावी साहब ये खुद उस जगह पर गए, उन्होंने जगह पर मुआयना किया, उन्होंने जगह पर ही लेटर टाइप करवा के मंगवाया और वहीं जगह पर दस्तखत की, बोले भूमि अभिलेख से सरकारी मोजनी ऑफिसर से सर्वे करवाओ, मोजनी करवाओ। अभी वहाँ बहुत चिल्लाहट मची है, हम लोग के पास तो उतारा है, हम लोग के पास तो खरीदी है। उतारा मालकिया को होता है, मैं भी बताया कि 7 बरस के उतारे पर कमिश्नर का नाम है तो वो मालक है। अब उसके बाद ये कि उतारा कहाँ का है, उस पर लिखा हुआ है सर्वे नंबर, लेकिन वो जगह कैसी है, तो फिर खरीदी पेपर तुमने उतारा तलाटी को पैसा खिला के लिए कि खरीदी पेपर के साथ। और खरीदी पेपर में अहम चीज़ ये होती है चतुर सीमा, जो मैंने आपको खरीदी खत बताया, जो अरविंद नैन अक्सम बताया
कि 114 जहाँ ख़त्म होता है वहाँ से लेके जो गिरना रोड तक के जो है, तो ये उनकी चतुर सीमा में उस वक्त ही चतुर सीमा में लिखा हुआ है। जो खरीदी खत हमको मिला है उसमें उस वक्त की चतुर सीमा में लिखा हुआ है। जैसे आपके पास पेपर पुराने हैं, हाँ राजा बहादुर के टाइम से पेपर है, हाँ, और जब उस टाइम पे जब गरीबों को प्लाट बेचा जा रहा था, हम लोग मैं कोई एप्लीकेशन आपने किया देखा? मैं बता रहा हूँ आपको, ये जो प्रांत ऑफिसर ने विजिट की थी हम, उस टाइम में, हाँ जो टाइम में प्लॉटिंग की जा रही थी, नक्शा बना के बोर्ड, डिजिटल बोर्ड लगाकर प्लॉटिंग करके प्लॉटें बेचे जा रहे थे। हमने उस टाइम वक्त आपने कोई इतना दाखिल किया था? हमने कॉरपोरेशन कमिश्नर को दौरा इसीलिए करवाया, हमने प्रांत ऑफिसर को दौरा इसीलिए करवाया। हम बार बार ये बताया ना कि हमको पहले ये जगह बताई गई, कौन सी नदी, मंदिर और शमशान भूमि के बीच की जगह। बाद में हमको ये जब कागजात हमारे हाथ में आए, ये हमारे हाथ में कागजात आए 2019 के आखिर में, आपको मालूम पड़ा कि हमारा प्लॉट ये मतलब जगह ये जगह ये है, ये कागजात हमारे पास आया। उसके बाद हम उसके लिए दौड़ने लगे और 2019 के आखिर में हमारे पास कागजात है। 2020 से हमने प्रांत की विजिट करवाई है, 2020 में ये कमिश्नर ने 2021 में विजिट किया है। मोजनी के लिए सब लेटर दिया गया है, ये 2021 का लेटर दिया गया मोजनी का। ये 17/8/2021 को, यानी लेटर पहले से चल रहे थे, 17/8/2021 को कारपोरेशन जो सरकारी मोजनी के हैं लोग, क्योंकि जगह कहाँ है फिर आखिर में कौन तय करेगा, तो वही लोग तय करेंगे ना। करके सरकारी गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट होता है, वो ज़मीन के मोज माप करके बताता है कि तुम्हारी जो कागजात के मुताबिक तुम्हारी ज़मीन कहाँ है। एक साइड में शमशान भूमि रिजर्व है, दूसरी तरफ आपका कब्रिस्तान रिजर्व है। हाँ, आपको तो पहले तो नक्शे में मालूम था। नहीं, नक्शे में जो है तो पूरा शमशान भूमि लिखा हुआ था। वो भी अभी मैं आपसे थोड़ा आने से पहले बताया ना कि वो कमिश्नर को, फिर मैंने जो कमिश्नर अड़ा रहा था कि वो तो शमशान भूमि है डेवलपमेंट प्लान में, तो मैं बोला कि डेवलपमेंट प्लान में तुमने लिखा है, मगर जो जगह है शमशान भूमि है, तो शमशान भूमि जितने बनी है उतनी बाकी बची हुई जगह 81 जगह उतारे पर है। कितनी? 81। और शमशान भूमि का मेजरमेंट अभी उन्होंने निकाला, कितना निकाला? 24.5। तो 24.5 जगह पर शमशान भूमि बनी हुई है, उतारे पर 81 है, तो बाकी की 56.5 जगह। और वही जो जगह है उसी के लिए प्रांत भी, कलेक्टर भी और कॉरपोरेशन भी तय कर रही है कि जगह इनको देना है। अटी शर्त ये, हमको नहीं देंगे तो जाफर नगर की झोपड़पट्टी आपको मालूम है क्या उखाड़ी गई थी? अभी कुछ लोग वहाँ झोपड़े वाले या सब लोग जब 3 साल से रह रहे, तो 3 साल से हम सो रहे थे क्या? जगह के लिए क्या बोला कमिश्नर उखाड़ कर देगा वहाँ की बस्ती या कमिश्नर ने जब ये मोजनी हो गई, फाइनल हो गई, तो सहायक आयुक्त ने और अतिरिक्त आयुक्त ने लेटर दिया कि अतिक्रमण निकालो। प्रभाग 4 को लिख करके दे दिया कि इस जगह का अतिक्रमण निकालो। 6/4/2022 को ये लेटर निकल चुका। तब से वहाँ कार्रवाई चालू है, उन लोगों को ये पूरी पीसी है उसकी अतिक्रमण निकालने की। 6 तारीख को पुलिस बंदोबस्त देने के लिए तैयार। 81,078 रुपये का बिल भरो, हम बंदोबस्त देंगे। बिल भरने के लिए कॉरपोरेशन का चेक भी तैयार। कमिश्नर ने अपनी दस्तखत से पुलिस बंदोबस्त मांगा है कि 6 तारीख को हम अतिक्रमण तोड़ने जाएंगे। उसके बाद अचानक 5 तारीख को नोटिस दे दी जाती है और 5 तारीख को मुझे बुला करके वहाँ बोला जाता है कि तुम बताओ जगह कहाँ तक है। भाई तुम्हारा डिपार्टमेंट है ना, तुम्हारे डिपार्टमेंट के लोग जब सरकारी मोजनी के लोग आए तो तुम्हारे लोग मौजूद थे, फिर भी तुमको मदद चाहिए, ठीक है आऊँ। तो बोले कि यार वो पुलिस वालों का ऐसा बोलना है कि जो झोपड़े वाले हैं, रहने वाले लोग हैं, उन लोगों को फ़िलहाल अपन 8 दिन की मोहलत दे देते और ये बाकी तोड़ देते। तो मैं बोला कि मुझे उसमें कोई इतराज़ नहीं। जो बेचारे गरीब पीछे जा रहे, बेचारे गरीब जो पीछे जा रहे। जिस वक्त 2019 में ये जगह हमारे पास मालूम पड़ी, हम वहाँ पर गए तो सिर्फ 2 झोपड़े बने हुए थे और 2 रंगने की भट्टियाँ थी और बाकी कारखाने थे धन्ना सेठों के, बड़े बड़े धन्ना सेठों के 4-5 कारखाने वहाँ चल रहे हो ज़मीन पर। ये 15-16 गरीब झोपड़े, इनको आगे करके हमको ये बताया जा रहा है कि हम गरीब के खिलाफ है, हम गरीब झोपड़े वालों के खिलाफ है। लेकिन जो लोग आज झोपड़े वालों का नाम लेकर के आ रहे हैं वो ये नहीं बोलते कि जो धन्ना सेठों के कारखाने चल रहे हैं और जिन हरामखोरों ने वो ज़मीन बेची है, हम उनकी ऑफिस में बैठ के चाय पानी करते, हम उनके साथ पार्टी करते, वो हमारे रिश्तेदार निकल गए। ये नहीं बताते कि वो कारखाने भी है। हम पर इल्ज़ाम लगा रहे कि हम खाली गरीब झोपड़े वालों को, तो कारखाने तुमको नज़र नहीं आते। और हमने बोला था कि झोपड़े वालों को हाथ मत लगाओ, कारखाने उखाड़ दो, हमारा काम हो जाएगा। मगर कॉरपोरेशन के नालायक ऑफिसरों ने कारखाने वालों को पहले जो
2022 में जो नोटिस दी गई आज से 1 साल पहले, उसमें कारखानेदारों को भी नोटिस थी। अभी जो नोटिस बैठी उसमें कारखानेदारों को नोटिस नहीं दी गई। क्यों नहीं दी गई हम पूछेंगे, क्यों नहीं दी गई हम पूछेंगे, कैसे पूछना है क्या पूछना है हम देखेंगे। तो वहाँ ज़मीन 56 मैं बताया 56.5 आर जगह है, 56,500 स्क्वायर फीट जगह है। और वो जो ज़मीन जिसने बेची है, जिसको बताया जा रहा है, सामने लाया जा रहा है कि वो जावेद ज़मीन वाले ने बेची है, तो मैंने उसकी नोटरी हासिल की है। ये जो झोपड़े वाले ले रहे जावेद ज़मीन वाले से, जावेद ज़मीन वाला लिख करके दे रहा है कि मैंने आमतौर पे पूरे गांव में टाइपिंग वाले जो है तो ये ध्यान रखे कि तुम जो दस्तावेज़ तैयार करते हो, तो मैंने अन्नू फीडर साहब से एक ज़मीन ली, अभी सिर्फ मेरा स्टाम्प पेपर पे सौदा हुआ है और वो ज़मीन का परस्पर सौदा मैंने मुजम्मिल साहब से कर लिया। तो मैं जो लिख करके दूंगा उसमें ये हवाला आना चाहिए कि ज़मीन के मालिक अन्नू फीडर साहब हैं, मैंने उनसे सौदा करारनामा अमुक तारीख को अमुक स्टाम्प पेपर पे किया है और उसके मुताबिक मैं तुमको दे रहा हूँ। ये क्या करते, मेरे को डायरेक्ट मालक बता के इनको दे देते, जबकि मालक तो वो है। तो ये जिक्र आना चाहिए, मगर ये टाइपिंग वुपिंग वाले कुछ करते नहीं है, धोखाबाजी होती है। ऐसे ही धोखाबाजी ज़मीन वालों ने खरीदा, ज़मीन जावेद ज़मीन वाले के बॉम पे लिखा हुआ है कि मैंने शकील अहमद से सौदा करारनामा करके उनको पैसा भरा है, लेकिन जब शकील अहमद ने जो करारनामा जावेद को दिया है उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि मालक कौन है, जबकि 7 बरस के उतारे के पर ये 1 आठ का 7 बरस उतारा है, इसमें कहीं शकील सेठ का नाम नहीं है। और शकील सेठ ने ज़मीन जावेद ज़मीन वाले को बेच दी। और उस दिन वहाँ जगह पर जावेद ज़मीन वाले ने बोला भी कि मैंने शकील सेठ से लिया है, शकील सेठ आने को तैयार नहीं, दलाल भी आने को तैयार नहीं। तो मतलब ये कि शकील सेठ ने इनके साथ फ्रॉड किया, और अगर शकील सेठ ने फ्रॉड नहीं किया तो शकील सेठ सामने आवे, उसके बाद जो दस्तावेज है वो बतावे। अभी कोर्ट में तो यही उतारा रखा जाएगा ना 115(1)। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये जो जावेद ज़मीन वाले ने ज़मीन खरीदी है, ये सिर्फ उसने टुकड़े खरीदे 14,000 स्क्वायर फीट। कितने? 14,000 स्क्वायर फीट। तो ये 14,000 स्क्वायर फीट पे उसने तो खरीदे टुकड़े और 14,000 स्क्वायर फीट पे लोगों को बसाया है। हमारा झगड़ा कितना है? 56,000 स्क्वायर फीट का हमारा झगड़ा है। तो बाकी लोगों को क्यों म्युनिसिपैलिटी माफ कर रही है? 14,000 स्क्वायर फीट के झोपड़े वालों को आगे लाया जा रहा है और गरीब बता करके गरीबों को नोटिस दी जा रही है, और बाकी लोगों को ना नोटिस दी जा रही है, ना उनके बारे में बात की जा रही है, ना मीडिया के सामने लाया जा रहा है कि ये ज़मीन का मामला 56,500 स्क्वायर फीट का मामला है, ये 14,000 स्क्वायर फीट का मामला नहीं है। तो ये बाकी की ज़मीन पर जो लोग कब्जा किए बैठे या जिन लोगों ने खरीदी बिक्री की है, 4.5 करोड़ अंदाजन 4 करोड़ रुपया कमा के बैठे हैं, उनसे हमारे जो मुखालिफ में कमेटी वाले टाटर कर रहे हैं ना, इनसे दोस्ती है। ये वहाँ जाते हैं, चाय पानी करते हैं, उनसे रिश्तेदारी निकल गई इनकी। 4 करोड़ जिन लोगों ने, ये गरीब लोगों को धोखा दे करके पैसा मैंने कमाया, म्यूनसिपैलिटी ने कमाया, पुलिस वालों ने कमाया। ये आज वहाँ खड़े रह करके वो बोलते हैं कि पुलिस वाले हमको जगह बता दो, हमारी जगह कहाँ है? भैया तुमने जिसको पैसा दिया उसकी। तो मैं बता रहा हूँ कि 2019 में जब हमको ये मालूम पड़ा कि ये जगह हमारी है, हम वहाँ गए तो सिर्फ 2 झोपड़े बने हुए थे। अभी अजय चांगरे नाम के एक ऑफिसर को, एक बीट मुकादम को सस्पेंड करने का कमिश्नर ने ऑर्डर दिया, क्योंकि कमिश्नर का ये बोलना था कि 2 साल पहले जब मैं उस जगह पर गया तो वहाँ सिर्फ 4 या 6 झोपड़े थे, आज वहाँ 17-18 झोपड़े हुए कैसे? तो बीट मुकादम सो रहा था कि उसको सस्पेंड कर दिया कमिश्नर ने। तो ये जो ज़मीन का मामला है, हम वो झोपड़े वालों को बार बार वहाँ जा कर के बोलते रहे, मगर अब वो दलाल हैं, लुच्ची बातों, जिन्हें बहुत चीकनी चोपड़ी बातें करके वो फंसा लेते हैं। उन लोगों ने फंसाया, ये बसते चले गए वहाँ पर, मगर उनसे हमको दुश्मनी नहीं है। गरीब अगर है तो हमको उनसे हमदर्दी है, उन्होंने हमारे पास आना चाहिए। सुन्नी ताजिया कमेटी बस्ती वालों के लिए क्या मदद कर? सुन्नी ताजिया कमेटी के पास अगर वो बस्ती के लोग आएंगे, हम चाहते हैं कि वो आए हमारे पास, वो अभी भी धोखे में है, वो हमारे पास आए, हम कमिश्नर से बात करेंगे, उनका रिजा दिलवाएंगे कि फौरी तौर पर इन लोगों के साथ धोखा हो गया, आज बेचारे ये बेघर हो गए और इनका सारा सरमाया उन चोरों ने लूट लिया है। तो हम उन चोरों के खिलाफ पुलिस स्टेशन में जाके कार्रवाई करेंगे। जब तक कार्रवाई होने तक, उनका पैसा वापस मिलने तक, IHSDP में जो लोग जाने को तैयार नहीं, उनकी खोलियाँ खाली पड़ी हुई, उन खोलियों में इनको फौरी तौर पर आसरा दिया जाए, और हम पुलिस स्टेशन ले आकर के इनको कंप्लेंट करवा के पुलिस के ज़रिए से उनकी हलक में से हाथ डाल के पैसा निकलवाएंगे, जिन्होंने इन लोगों को फंसाया है, झोपड़े वालों को। और अभी भी झोपड़े वालों के साथ धोखा हो रहा है। धोखा क्या हो रहा है? मैं आपको बताया ना कि ये जो कोर्ट में गए स्टे लाने के लिए, स्टेटस को मांगने के लिए, पूरे कोर्ट के कागजात मैंने निकाले,
23 झोपड़े वालों को नोटिस दी गई है, 23 झोपड़े वालों को नोटिस दी गई है और सिर्फ 6 झोपड़े वाले वहाँ गए, सिर्फ 6 झोपड़े वाले। और वो 6 झोपड़े वालों का 11-25 के ऊपर देखो लिखा हो 11-25 का मेरा मकान है, तो सिर्फ 11-25 के उसके मकान पुरता स्टे टस्को मिला है। वो भी अभी जुमेरात के दिन फाइनल होगा कि आगे स्टे रहता है कि उड़ जाता है। तो सिर्फ 11-25 के उस मकान को तो 6 लोगों ने अपील किया, तो 6 लोगों को स्टे मिला है, बाकी लोगों का क्या? तो ये कारपोरेशन की अंधेर नगरी रहती कि अगर एक को भी स्टे मिला, अरे वो स्टे है ना बोल के पूरी ज़मीन वालों को बचा लेंगे। जैसा भी मैं बताया ना कि पूरी ज़मीन खाली कराने के लिए कमिश्नर ऑर्डर दे रहा और प्रभाग अधिकारी सिर्फ 14,000 स्क्वायर फीट के झोपड़े वालों को नोटिस दे के बैठ जा रहा, दे दिया मैंने नोटिस। तो इस तरीके का कारोबार कारपोरेशन में होता है। तो ये इन लोगों ने, ज़मीन माफिया ने यही खेल खेला कि झोपड़े वालों को ले गए कोर्ट में, 6 झोपड़े वालों को स्टे मिला है, स्टे टस्को मिला है, स्टे नहीं मिला, स्टे टस्को मिला है। स्टे देना कि नहीं देना अभी जुमेरात के दिन जब तारीख रहेगी 20 तारीख को, और हम भी अपना वकील वहाँ खड़ा करने वाले हैं। लेकिन आगे क्या होगा, ये पूरी अपील में, इनकी पूरी अपील हमने पढ़ी है। पूरी अपील में इन्होंने वो ज़मीन की अभी मालिकी की बात नहीं की, अभी उन्होंने ये बोला कि जो नोटिस दी गई है इनको 7 दिन की, वो नोटिस गलत ढंग से दी गई है। 7 दिन की मोहलत नहीं चाहिए थी, 1 महीने की मोहलत चाहिए। प्रभाग अधिकारी ने नोटिस दिए, उसको इख्तियार नहीं है, कमिश्नर ने नोटिस देना चाहिए। यानी नोटिस देने में कायदे की पूर्तता नहीं हुई, ऐसा इल्ज़ाम लगाया है। ठीक है ना, केस अगर उनके बाजू में निकाल लगा तो क्या होगा कि ये नोटिस रद्द। अब जब नोटिस देना तो कायदे की पूर्तता करते हुए नोटिस देना, फिर नोटिस लगेगी, बाद में मालकी का सवाल आएगा। तो मैंने बताया कि आपको ये 115 एक कार्ड के उतारे पर इनका नाम नहीं है, शकील का भी नाम नहीं है, दूसरों का नाम है। तो तुमसे जब तुम बोलोगे कि हमारी ज़मीन है हमने खरीदे, तो खरीदी के पेपर तुम ये जावेद ज़मीन वाले का स्टाम्प बताओगे, जावेद ज़मीन वाला शकील पेटी का स्टाम्प बताएगा, शकील सेठ का जो है तो वो किसका कागज़ बताएंगे? सारे कागजात नहीं तो अगर वो शकील सेठ कल आ करके जिसका कागज़ आएगा, आखिरी में किसी न किसी ने फ्रॉड किया है, किसी न किसी के ऊपर 420 का गुना दाखिल होकर उसको जेल जाना है। तो अब शकील सेठ इसलिए सामने नहीं आ रहा मेरी समझ से, जैसा वो जावेद ज़मीन वाले ने इंटरव्यू में बोला, मैंने सुना कि यार मैं शकील सेठ से ख़रीदा और शकील सेठ भी आ नहीं रहा और वो भी नहीं आ रहा, तो मतलब उन्होंने फ्रॉड किया। उन्होंने अगर उनके पास उन्होंने नहीं फ्रॉड किया तो कोई और आएगा। लेकिन अगर शकील सेठ ने स्टाम्प पे कल के बोल दिया कि जावेद ज़मीन वाला झूठ बोल रहा, मैंने बेचा ही नहीं, मेरी दस्तखत बोगस है, मैंने तो दस्तखत किए ही नहीं, मेरी झूठी नकली दस्तखत है, ऐसा अगर उसने बोल दिया तो फिर तो जावेद ज़मीन वाला ही फंसेगा। और अगर जावेद ज़मीन वाले ने ये बोल दिया कि मैं झोपड़े वालों को खरीदी नहीं दिया, ये मेरी दस्तखत बोगस लिए, तो बोगस दस्तावेज तैयार करने के इल्ज़ाम में झोपड़े वालों पर भी 420 का गुना होगा। मैं आप लोगों से सवाल करना चाहता हूँ, इस लड़ाई को मैं आज ख़त्म कर दूँ। ये एक मामला है क्या मालेगांव शहर में, ज़मीन के मामले में आज बेचारे वहाँ तराशन पर, मेरे अपना बहुत जिगरी दोस्त था, इंतकाल हो गया, उसकी लड़की मैं देखा हूँ, बेचारी ज़िंदगी भर मेहनत करी, तराशन भर के उसने बिस्ती लगा के पैसे जमा करी, मुझे बताए बगैर वो जा करके वहाँ ज़मीन खरीद ली, वहाँ पे घर बना ली। जब वो घर की कुरान खानी मुझे बुलाई, जाके देखा तो मैं मेरा सर पीट लिया कि अरे बाप रे बेटा तू कहाँ यहाँ कहाँ फंस। उस दिन जो तुम्हारा जब बुलडोज़र गया था, ये इखलाक भाई ये लोग थे वहाँ पर, वो जो बड़े मियाँ बयान दे रहे थे, मोहम्मद आमीनुद्दीन फ़कीर मोहम्मद, वो मेरा बचपन का दोस्त है, और उसके वालिद, उसके जो बड़ा भाई था मुस्तफ़ा मुकादम ताजी वाले भी इंतकाल हुआ, वो भी ताजिएदार थे। तो थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके ज़िंदगी भर की मेहनत की कमाई आदमी असासा जमा करता है कि एक सर छुपाने का आसरा बन जाए, और इस तरीके से बोगस कारोबार कर करके लूटने का काम इस शहर के अंदर हो रहा है। ये सिर्फ एक ज़मीन का मामला नहीं है, ऐसे कितने पूरे शहर के अंदर, पूरी शहर में कितनी ज़मीनें हैं। अगर एक जगह कहीं ना कहीं सख्ती से कार्रवाई होंगी तो लोगों की भी आँख खुलेगी कि हमको कैसी ज़मीन लेना चाहिए, कैसी नहीं लेना चाहिए। और अगर एकाध इसमें से जेल जाएगा तब उनको डर लगेगा, ये माफिया लोगों को, ये जो गलत काम करने वाले, इनको डर लगेगा। आप बोलेंगे मैं आज ये लड़ाई बंद कर दूंगा, लेकिन कब कोई ना कोई को तो लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए। और आज तो ऐसा माहौल हो गया है कि बोगस ज़मीनें, बताएं ना, बैनर लगा करके ज़मीनें बेच लेते लोग, अनजानपन में खरीद लेते, उनसे पैसा मिलता, जा करके हज करके आ जाते। हाजी साहब हो गए, हज करके आ गए, ऐसा गुनाहों से पाक हो गए जैसे माँ के पेट से पैदा हुए, फिर नई ज़मीन ढूंढेंगे, फिर नई बेचेंगे, फिर हज करके आ जाएंगे। ये धंधा कब तक इस शहर में चलेगा? लड़ना चाहिए, कहीं ना कहीं सख्ती से कार्रवाई होंगी तो इस पूरे शहर के लोगों को धोखा देने का काम जो पूरे शहर में चल रहा है। गुंठेवारी ज़मीन, मैं सुनना गुंठेवारी ज़मीन है, बोले ज़मीन कहीं गुंठेवारी होती है, मुझे कोई बता दे यार।
गुंठेवारी एक कानून है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कानून बनाया था, गुंठेवारी नियम है, गुंठेवारी कायदा है। जिनको गुंठों में ज़मीनों का लेन देन करना है, गुंठे में एक खेत था बाप का, 4 बेटे हुए, 4 उससे हो गए। अब उन चारों के उनके 4 बेटे हो गए, 16 हिस्से हो गए। अब 16 हिस्से की ज़मीनों का टुकड़ा नहीं होता था, तो उसको टुकड़ा करने के लिए गुंठेवारी कानून बनाया गया। कोई ज़मीन की किस्म नहीं होती गुंठेवारी, मगर हमारे गांव में धड़ल्ले से गुंठेवारी ज़मीन बिक रही है, ली जा रही है। हमारे यहाँ पे लेआउट बगैर लेआउट बोले वाल कंपाउंड बिन खेती, वाल कंपाउंड बिन खेती क्या है भैया? शहर में भूखा जमीन का मामला बहुत स्पीड से उठता, तो माले को इससे पहले भी कई लीडर सिलसिलेवार उसके बाद उसके बाद उनके मुंह में कुछ ना कुछ डाल दिया जाता, भर दिया जाता। अगर मेरे बारे में आप लोग जानते होंगे कि मैं किस किस्म का आदमी, मैं बोला ना कि मेरे खिलाफ जिन लोगों के पास तिजोरी में 4 करोड़ है, उनकी खनक उन्होंने मुझे भी तो बताई होंगी ना। सामने वाले 2 मिलाने लगे उनके पीछे। सुन्नी ताजिया कमेटी जमीन माफियाओं के खिलाफ भी एक्शन ले रही है। नहीं, अभी हमारी लड़ाई, हमारी हक की ज़मीन है, अभी हमारी उसकी लड़ाई है। हम कोई सियासी पार्टी नहीं है, हम लोग ताजिया कमेटी है हमारी, हम ताजिया हैं। सब सियासी पार्टियां हमारे तायद और हिमायत में है। जब हमको जिसकी ज़रूरत पड़ी, नहीं, जब हमको जिसकी ज़रूरत पड़ी, हर सियासी पार्टी ने हमारे लिए शाना बशाना चल कर के काम करने का काम किया। जिसके बाद जितना मामला लेकर गए उतना उन्होंने ताउन किया है।